अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, जिन बच्चों को परेशानी है कोरोना की वजह से, जो छुट्टियां होने वाली हैं कि उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे दिसंबर में जो होने वाले हैं, तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल। अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। पार्ट वन पार्ट टू की निस्बत ज़रा मुश्किल है, दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन पार्ट वन इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ये एंशियंट लिटरेचर पर बेस्ड है। यानी पुराने वक्तों की जो चीज़ें हैं, पुरानी पोइट्री है, क्लासिकल ड्रामा है, इसलिए ये टफ़ है। तो ये हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं हैं, इसलिए इसको समझना पड़ता है और समझकर इसको पढ़ना पड़ता है। इसके पॉइंट्स जो हैं अपने माइंड में रखने पड़ते हैं। तो इसलिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है, तो इस बात से आप परेशान ना हों कि एग्ज़ाम्स कैंसल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपको ये एक गोल्डन चांस मिल रहा है, इस गोल्डन चांस को अवेल करें। अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, क्योंकि क्लासिकल ड्रामा और क्लासिकल पोएट्री में अक्सर सप्लीज़ आ जाती हैं, इसी वजह से कि बच्चों ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं की होती है। तो आपके लिए सजेशन यही है कि अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें और फ़ोकस रखें, अपनी वर्किंग को जारी रखें। जो कुछ आप याद कर रहे हैं उसको अपने हाथ से ज़रूर निकालें, अपने हाथ से पेन डाउन ज़रूर करें। क्योंकि ये होता है कि जब आप प्रैक्टिस की हुई होती है हाथ से, ये मैथ वाला ही सिस्टम है कि जब एक चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है ना, तो वो पेपर में लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। अब आप जाके पेपर में फर्स्ट टाइम बैठे हैं लिखने के लिए, तो आपको समझ नहीं आनी कुछ भी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर ख़त्म करूँ। तो ये चीज़ इस तरह मत करें आप। आप एक 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपने लिखना होता है पेपर के अंदर, तो आप घर में उसको लाज़मी प्रिपेयर करें, टेस्ट दें और किसी न किसी से चेक ज़रूर करवाएँ, ताकि आपके उसके अंदर पॉइंट्स चेक हों, आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, उसके अंदर लूसिडिटी आई है या नहीं आई है। फिर उसके बाद आप पास्ट पेपर निकालें, उनमें से क्वेश्चन निकालें अपने, आप जो प्ले या नॉवल या जो कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको रिटन प्रैक्टिस करें। जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, उसकी भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसके लिए बहुत कम टाइम होता है। पेपर 1 और 2 आपके लिए ज़रा टफ़ होता है, उसकी वजह ये है कि आपने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा फैलाना होता है, स्प्रेड करना होता है। तो वो जंबल अप हो जाता है आपका माइंड। क्या होता है कि आप एक तो टेक्स्ट की तरफ आपका ध्यान होता है, दूसरा क्वेश्चंस की तरफ होता है। ठीक है? तो टेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, लाइन्स जो आती हैं आपकी, उनको हमेशा एंड पर करें। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को कर चुके होते हैं ना, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 पेजेज़ पर एक एक्सप्लेनेशन को कवर कर सकते हैं। ठीक है? तो उसकी प्रैक्टिस भी लाज़मी करें। आप कोई ना कोई लाइन्स सिलेक्ट करें, उनको लिखें, रेफ़रेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखें, उसके बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखें। तो ये चीज़ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2-3 मिनट का आपको समझाना था कि काफ़ी सारे बच्चे बहुत परेशान हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है। बहुत से बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम भी आ रही है, तो ये काफ़ी मैंने सर्च बेस्ड जो है ना, मेरा मटेरियल है वो सर्च बेस है। अब ये नहीं है कि बुक से एक ही बुक से उठा लिया, ऐसा नहीं है। ये सर्च बेस्ड है, तो आपको इसमें काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। क्वेश्चन आपके नॉवल या प्ले के अंदर से ही आता है, आपके सिलेबस के अंदर से ही, बस उनकी क्वेश्चन जो वर्डिंग है वो थोड़ी चेंज होती है। तो अभी जो है हम हमार्शिया पढ़ना है, ठीक है? और हमार्शिया के साथ जो सेकंड क्वेश्चन है वो फ्री विल वाज फेट है, ठीक है? हमार्शिया एंड ह्यूब्रिस तकरीबन सिमिलर थोड़ी सी चीज़ें हैं। जो हमार्शिया है वो क्या होता है कि एरर ऑफ जजमेंट होता है, ठीक है? मिस्टेक, गलती होती है। आपने जो प्रोटैगनिस्ट है वो गलती करता है यहाँ पर, ठीक है? ह्यूब्रिस ये है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ठीक है? कि ओवर कॉन्फिडेंट इस तरह से होता है कि अभी हम ये नीचे देखेंगे इसको एडिपस रेक्स में। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पहले हम हमार्शिया को देख लेते हैं कि एक आइडियल ट्रेजिक हीरो होता क्या है। जो उसमें जो जो क्वालिटीज होती हैं वो ट्रेजिक हीरो है, ठीक है?
तो उस हवाले से कहीं भी अरिस्टोटल की जो जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको ले लें, एडिपस जो है उन पर मुकम्मल तौर पर सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है। अब उसने कैसे पूरी की हैं, पीछे हमने ट्रेजिक हीरो भी देखा था, एडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक प्ले, ठीक है। तो तब भी सारी सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हुई हैं। कैसे पूरी हुई हुई हैं कि थ्री यूनिटीज हैं इसके अंदर, ठीक है, ड्रामेटिक थ्री यूनिटीज हैं, वो उस पर ये पूरा उतरा हुआ है। फिर आइडियल ट्रेजिक हीरो भी इसके ऊपर, यानी सारी की सारी जो उसने अरिस्टोटल ने चीजें बताई थी वो सारी पूरी हैं। तो यहाँ पे अरिस्टोटल की जो है ना डेफिनेशन है, वो है द आइडियल ट्रेजिक हीरो मस्ट बी इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, वो एक दरमियाने तरीके का एक बंदा होना चाहिए, नॉट प्री एमिनेंटली virtuous एंड जस्ट, और बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बड़ा ही नेक नहीं होना चाहिए, दरमियाने टाइप का बंदा होना चाहिए, whose misfortune is brought upon him not by vice or depravity, उसकी जो बदकिस्मती है वो किसी बुराई या उसकी किसी डिप्रेविटी की वजह से नहीं आती है, बट सम एरर ऑफ जजमेंट, ठीक है। ये जो है ना स्पेशल एक खास अरिस्टोटल ने हमार्शिया की डेफिनेशन दी है कि एक एरर ऑफ जजमेंट होता है, वो जजमेंट का एरर करता है, गलती करता है जज करते हुए, और हमार्शिया, ठीक है जी, ये है इसकी डेफिनेशन। तो जो एडिपस है ना वो यही करता है, एरर ऑफ जजमेंट ही होता है उसके अंदर भी, सीरीज ऑफ एरर्स करता है, ठीक है। एंड द ट्रेजिक आयरनी लाइज इन द फैक्ट, ठीक है, जो हकीकत होती है ना वहां पर ट्रेजिक आयरनी होती है, दैट हीरो मे एरर इनोसेंटली अननोइंगली, ठीक है, मासूमियत होती है उसके अंदर, या तो आप ये कह सकते हैं, और दूसरा ये कि या तो वो अननोइंगली ये काम कर रहा होता है, विदाउट एनी एविल इंटेंशन एट ऑल, उसके अंदर जो है ना कोई गलत इंटेंशन नहीं होती है। अब आप जब इडिपस रेक्स को देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो अच्छा बच्चों, सबसे बेस्ट वे जो है ना वो ये है कि आप इसकी मूवी निकाल कर देख लें, ठीक है, बुक सामने अपने रखे हैं, मूवी निकाल कर सामने प्ले कर दें, आप उसको देखते जाएं, पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट वे है किसी भी प्ले को या नॉवल को या अपने वर्क में से किसी भी चीज़ को याद रखने का। जब आप लिखने बैठते हैं आपके लिए बड़ी ही आसानी होती है कि इसके बाद क्या हुआ था, ये चीज़ क्या थी, ये किस तरह थी, तो वो आपके माइंड से खुद ब खुद आइडियाज़ निकलते जाते हैं। तो आइडियाज़ जो है ना वो अपने माइंड से निकालने होते हैं। और ये जो चीज़ आपको बता रही हूँ कि कोई एविल इंटेंशन नहीं था, कोई गलत उसका इंटेंशन इरादा नहीं था, वो अननोइंगली ये सब कुछ कर रहा था। बट दूसरी साइड पर अब हम देखते हैं तो ये भी हमें पता चलता है कि जनाब ये तो इसको तो पता था सब कुछ ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन उसको जब पता था तो इसी वजह से वो कोरियंथ से भाग आया था, ठीक है, जो उसका फादर था उसके पास से वो भाग आया था, ठीक है। अब जो अरिस्टोटल है ना वो ये हमें यानी उस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो अरिस्टोटल के हिसाब से जो इडिपस है वो अच्छा एक इंसान है, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर इडिपस ट्रेजेडी है, क्या चीज, हमार्शिया उसका, ठीक है, उसके अंदर एक्सीलेंट क्वालिटीज भी हैं, ठीक है। जब प्ले स्टार्ट होता है तो वो जो लोग हैं थेबिस के जो लोग हैं वो बड़ा ही मोहब्बत से प्यार से उसको एक बड़े बादशाह की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, बड़ी बड़े बड़े वर्ड्स उसके लिए बोल रहे हैं भी, आपने जनाब ए बादशाह, यानी आपने हमें बचाया था स्फिंक्स से, आपने हमें प्लेग से बचाया था, आपने ये किया था वो किया था, तो यानी उसके सामने ना तमन्नाएं कर रहे हैं, उसको बार बार कह रहे हैं कि जनाब अब आप अब भी हमारी मदद करें, अभी भी प्लेग आ गया है, हमें बचाएं इस चीज से। तो इस तरह से जो है ना जब फिर एडिपस जब आता है बाहर उनके सामने, और जो एज अ किंग जो है बड़ा ही खूबसूरत तरीके से उनको अपने बच्चे कह रहा होता है, चिल्ड्रन का वर्ड वो यूज करता है अपनी राया के लिए, तो ये उसकी ना एक काइंड और लविंग नेचर है अपनी अवाम के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, वो बड़ा ही उनसे प्यार करता है, ठीक है, गुड काइंड ग्रेट वेल विशर, ठीक है, अपनी पता है वो एक्चुअली ये सब कुछ अपनी अवाम के लिए कर रहा होता है, उसको अपने आप से कोई लेना देना नहीं होता है कि जनाब भी मैं ऐसे हो जाऊं या वो जाऊं। क्या उसने कभी सोचा था कि जनाब मैं इस तरह से अपनी आंखें गौज कर लूंगा? नहीं, उसने नहीं सोचा था, बल्कि जो रियलिटी
जिस रियलिटी को वो जानना चाह रहा था उसके आयरॉनिकली सब कुछ ऑपोजिट हो गया था। और उसने ये किया कि यानी उसने अपनी राया को बचाने के लिए, संभालने के लिए, उसकी वेल विशिंग के लिए उसने ये काम किया था। और हम ये नहीं कह सकते कि जो इडिपस है वो ही वाज द पपेट इन द हैंड्स ऑफ फेट। ठीक है, उसको कुछ पता भी था पहले। ठीक है, तो हमार्शिया को अगर हम देखते हैं ना तो हम फौरन से नहीं उसके अंदर से निकाल सकते हैं हमार्शिया। उसमें यही होता है कि जो जैसे अब हम देखें ना, द फ्लाई था, बीए में जो हमने पढ़ा था, मैन इज दी पपेट इन दी हैंड्स ऑफ फेट। फिर उसके बाद यही चीज हमने थॉमस हार्डे के उसमें नॉवेल में देखी, रिटर्न्स ऑफ द नेटिव में। ठीक है, कि इंसान जो है वो पपेट है हैंड्स ऑफ द फेट में। तो यहाँ पर ये काम नहीं था, थोड़ा बहुत था, कुछ कुछ नहीं भी था। ठीक है, कुछ एक तरफ से हम देखते हैं तो हिमाशिया आता है, एक तरफ से हम देखते हैं नहीं आता, एक तरफ से हम नहीं, क्यों नहीं आता, कि उसको सारा कुछ तो पहले से पता था। भई उसको केयर करनी चाहिए थी ना, कि वो किसी ऐसे ओल्ड एज्ड पर्सन को का मर्डर ना करे। ठीक है, उसके अंदर गुस्सा था ना, यानी उसके अंदर रॉयल ब्लड था, उस रॉयल ब्लड की वजह से, यानी रॉयल ब्लड जो होता है वो आपको पता है, यानी हर तरह की खून में, हर तरह के ब्लड में एक डिफरेंस होता है। कैसे होता है, क्या उसके अंदर रॉयल ब्लड था, उसको बड़ा सख्त गुस्सा आया, प्राइड था उसके ब्लड के अंदर, और विजडमली वो प्राइड था। तो ये चीज जो है ना उसके लिए एक कॉज बनी, उसके मर्डर की क्या कह सकते हैं, उसके डिस्ट्रक्शन की एक कॉज बनी थी। तो वो यही आपको बता दिया कि ऑनेस्टली वो ये सारा काम कर रहा था। और उसने ये शो किया कि ही इज़ अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर हमने कहाँ पर उसका देखा, जहाँ वो क्रेओन को भेज रहा है, और फिर उसके बाद वो जो ओल्ड मैन है उसको बुलवाता है, फिर यानी ये सारे जितने भी एविडेंस इकट्ठे करता है, ये उसकी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन थी। और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रियाया के लिए थी उसकी। तो ये फिर जो है ना, ही वाज द वी कैन से अ सीकर आफ्टर ट्रुथ। ठीक है, यानी पागलों की तरह सच जानने के लिए भाग रहा था उसके पीछे। और उसके अंदर ये एक ग्रेट कैपेसिटी फॉर बेयरिंग सफरिंग। ठीक है, उसने कहा कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ सफरिंग को, क्योंकि बादशाह का जो बेटा था और फिर आगे से खुद भी बादशाह था, जिनके हाथों में पला वो भी बादशाह थे। तो ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर मौजूद थी ऑलरेडी। फिर हमने ये देखा कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ अरिस्टोटल, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, एक्सीलेंट क्वालिटीज थी उसके अंदर, ये भी बता दिया आपको। ऑफ कैरेक्टर हाई स्टेटस है, मीट्स अ ग्रेट ट्रेजिक फॉल। ठीक है, तो ये जो हाई स्टेटस था ना उसका, रॉयल ब्लड, यही उसके ट्रेजिक फॉल की रीजन बन गया। फिर आगे हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें देखते हैं कि कॉमन, ये अब जो एक एक पॉइंट आपको बता रही हूँ ना, ये एक एक पॉइंट नहीं है, ये आपने यहाँ से आपने पॉइंट उठाना है, ये आपके लिए आइडियाज हैं। इनको लेकर आपने अपने पैराग्राफ को बनाना है। ठीक है, पैराग्राफ तो आप खुद बनाते हैं ना, यहाँ पर मैं पूरा पूरा पैराग्राफ तो नहीं लिख सकती, मैंने जस्ट पॉइंट यहाँ पर राइट डाउन करने हैं, और आपने इनको उठाकर अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, कंप्लीट करना है। कॉमन इंटेलिजेंस मेक्स हिम ओवर सस्पिशियस। ठीक है जी, जो कॉमन उसकी इंटेलिजेंस थी ना, उसने उसको ओवर सस्पिशियस बनाया। ओवर सस्पिशियस क्या होता है, कि मशकूक, उसके अंदर शक बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था। अब वो जैसे जैसे उसका शक बढ़ता जा रहा था, उस शक को वैसे वैसे वो खत्म करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, सारे एविडेंसेस किस तरह से वो इकट्ठे करता है, ये भी हमने देखा। फिर अम, अब एक शक वहां भी उसने खत्म करने की, सबसे पहला जो था उसको खत्म करने की कोशिश की थी, और वो ये था कि जब वहां उसे पता चला कोरियंथ में, ठीक है, जहाँ वो अडॉप्टेड था, कि मैं जो है अपने फादर को मर्डर करूंगा, और उसको, उसकी जो मदर हैं, सॉरी अपनी मदर जो है उनके साथ जो है मैरिज कर लूंगा। लेकिन उसने ये जानने की कोशिश नहीं की, जनाब ये मेरे रियल फादर एंड मदर हैं भी या नहीं, बस वो वहां से भाग आया, निकल आया। वांट्स एब्सोल्यूट पावर। ठीक है जी, ये भी एक मेन चीज थी। अब ये हमें कहाँ पर नजर आई है, क्रियोन के साथ, जब उसकी जो है ना एक हाइपर टॉक हो जाती है, ये वहां पर, और फिर वहां पर ये क्या कहता है कि वेयर पावर एंड थ्रोन आर माइन, यानी ये एक ऐसी जगह है जहां पर पावर भी मेरी है, और
थ्रोन भी मेरा है, यानी तख्त ताज सब कुछ मेरा है, पावर भी मेरी है। यहाँ पर उसका जो है ना प्राइड थोड़ा नजर आया है। इनहेरेंट फीलिंग्स ऑफ प्राइड, ठीक है जी, यहाँ पर वो बताता है कि उसके अंदर विरासती फीलिंग थी प्राइड की, नरिश्ड बाय सॉल्विंग द रिडल ऑफ स्फिंक्स, ठीक है जी। और फिर ये पता चलता है कि जनाब ये उसके अंदर प्राइड कहाँ से आई। एक तो स्फिंक्स का जो उसने रिडल उसने सॉल्व की थी, ये आपको प्रीवियस वीडियो में कंप्लीटली मैंने डिस्क्राइब किया है। और एरोगेंस उसके अंदर होता है, ठीक है। और स्फिंक्स का जब वो करता है ना रिडल सॉल्व करते, तो कहते हैं इडिपस द सिंपल मैन हु नोज नथिंग। ये अब एक ना अपने ऊपर आयरनिकली कह रहा है, आई थॉट इट आउट फॉर माई सेल्फ, नो बर्ड्स हेल्प्ड मी। कहते किसी परिंदे ने मेरी मदद नहीं की थी, मैंने स्फिंक्स की रिडल सॉल्व की थी। यानी एक ना अपने आप को बड़ा वो बढ़ा चढ़ा के वो क्या कहते हैं कि अपने मुंह मियां मिठू इस तरह से। ऐसा तो नहीं था एडिपस के साथ, लेकिन एडिपस जो है उसकी आवाम भी बड़ी तारीफें कर रही थी, तो ये एक एरोगेंस था उसके अंदर। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गुड क्वालिटी, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एक अच्छी क्वालिटी है। लेकिन हम जब देखते हैं कि जब ये एक फॉर्म ऑफ प्राइड बनता है ना, तो ये डिस्गस्टिंग हो जाती है उस टाइम, ठीक है। जैसे भी अभी जैसे मैंने बात कह दी कि अपने मुंह में मिठू, तो ये चीज यहाँ पर बड़ी फिट होती है। ये जो इंग्लिश का सेंटेंस बोला है ना मैंने, ये कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गुड क्वालिटी, बट व्हेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ प्राइड इट बिकम्स, क्या हो जाती है, ये डिस्गस्टिंग हो जाती है। तो इंसान के लिए नुकसानदेह भी फिर यहीं पर बनती है ये। तो ये जो क्राइम की डिस्कवरी थी ना, ये क्या बनी, गिल्ट बनी, किसके लिए, दोनों के लिए, जोकास्टा के लिए भी और इडिपस के लिए भी, ठीक है। यानी कि ही वाज ग्रेट सीकर ऑफ ट्रुथ, वो बड़े बार बार जा रहा है सच के पीछे। जोकास्टा को जब ये पता चलता है तो वो उसको मना करती है, मत करो ये, मत करो ये सब ना करो। वो भी उसको मना करती है, फिर जो ओल्ड शेफर्ड है वो भी उसको मना करता है कि मत इसको जानो। टेरेसियस भी मना करता है कि भी मत ऐसा करो, मत इसे जानने की, जो प्रोफेसिस देता है ना, जिसको वो बुलाता है, जो ब्लाइंड होता है, जिसके साथ अच्छी खासी उसकी मुमारी हो जाती है कि जनाब तुम अंधे हो, तुम ऐसे। और फिर वो आगे से उसको देख कहकर प्रिडिक्शन सारी देकर जाता है कि जनाब जो पिनीलेस हो जाएगा जो अभी बहुत ज्यादा रिच है। ये लाइंस प्रीवियस वीडियो में सारी मैंने आपको बताई हुई हैं। और फिर वो एक और, यानी कि जो अभी देख रहा है वो अंधा है, ब्लाइंड है, ही इज नाउ ब्लाइंड, ये बात वो उसको टेरेसियस कहकर जाता है। तो यहाँ पर जो कस्टा क्या कहती है कि मे यू नेवर लर्न हु यू आर, खुदा करे कि तुम्हें कभी भी पता ना चले कि तुम कौन हो, ठीक है। यानी वो अपने आप को, यानी पेरेंटल जो उसका नॉलेज था ना, वो सर्च कर रहा था कि मैं कौन हूँ जनाब, मैं वहां से आया हूँ तो मैं हूँ कौन, मैं अगर उनका बेटा नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ। फिर सोफोक्लेस यहाँ पर ये कहता है कि सिंस फेट रूल्स अस, जो फेट होती है ना वो हम पर रूल करती है, हुक्मरानी करती है। एंड नथिंग कैन बी फोरसीन, और कुछ भी हमने देखा नहीं होता है। जबकि यहाँ पर जो हमारे जो हम देख रहे हैं, उस तरह तो इसको पता था इडिपस को कि जनाब मेरे साथ ये होना है, तो ही हैज टू सेव हिमसेल्फ, और अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था उसको। तो इन्वेस्टिगेशन वो करता है, जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो डिस्कवरी होती है, और डिस्कवरी जो है वो सबके लिए तबाही का बायस बन जाती है। होल ट्रुथ वो जानना चाह रहा था। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्री विल वाज फेट इन इडिपस रेक्स, ठीक है जी। फ्री विल जो थी ना उसकी, मैन इज फ्री टू चूज फॉर हिज ओन एक्शंस, अपने ही जो एक्शंस हैं उनको चूज करने के लिए इंसान को फ्री विल तो दे दी गई है, लेकिन फेट भी तो उसके साथ साथ है ना। कि ये जो कंसेप्ट ऑफ फेट एंड फ्री विल है ना, इसने एक बहुत बड़ा एक वाइटल रोल जो है प्ले किया है एडिपस की डिस्ट्रक्शन में। दोनों चीजों ने, कोई एक चीज नहीं हम ले सकते हैं। और इडिपस वाज डिस्टाइन्ड फ्रॉम बर्थ टू मैरी हिज मदर, यानी कि जो इडिपस है ना उसकी जब तकदीर लिखी गई थी तो ये लिख दी गई थी, क्योंकि लिखा हुआ तो नहीं मिट सकता ना वहां पर, जो कुछ तकदीर में लिखा गया है। तो ये यहीं पर ये बता रहे हैं कि वो मुकर्रर था, वो इस चीज को करने के लिए मजबूर था, ठीक है। यानी होना उसी के हाथों था, मर्डर उसने अपने फादर का करना था।
और अननोइंगली उसने किस तरह से, यानी एक तो वो अपनी फेट से भाग रहा था और दूसरी तरफ वो अपनी फेट के बड़े ही करीब आ गया था। कैसे आ गया था कि कोरियन जब उसके पेरेंट्स ने उसको माउंटेन पर फेंक दिया था, तो वहां से जब वो किसी दूसरे कोरियन के किंग ने जब उसको अडॉप्ट कर लिया, तो उसके बाद वहीं पर उसकी परवरिश हुई। जब उसको ज़रा सी भिनक पड़ी कान में, तो वहीं से उसने सच को जानने की तलाश शुरू कर दी थी। वहाँ जब वो दोबारा ओरेकल्स के पास गया और वहाँ से उसने दोबारा से प्रोफेसीज ली कि जनाब तुम अपने फादर का मर्डर कर दोगे और ऐसा होगा, तो वो तो बड़ा डर गया कि जनाब। और फिर उसने अपने पेरेंट्स से जब पूछा, तो यहाँ उसके जो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे उन्होंने भी यही कहा कि जनाब आप इस बात को छोड़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक था इनका वहाँ पर कोरियंट में ही किंग के पास जो एक सर्वेंट था, उसने जनाब वाइन पी हुई थी। ठीक है, वो नशे में था, इंटॉक्सिकेटेड था। तो उसने जो है ना अचानक से यानी ये बात कह दी, उसके मुंह से निकल गई। और जब इडिपस को ये बात पता चली, जरा सी भिनक उसके कान में पड़ी, तो उसने पूछा जब अपने पेरेंट्स से, और उसके पेरेंट्स ने जो जिन्होंने अडॉप्ट किया था इसको, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ही तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो इसने फिर यानी इसने वहीं पर सब्र नहीं किया ना, ये फिर ओरेकल्स के पास गया। वहां ओरेकल्स से इसने सारी, यानी ये जो सारी स्टोरी है ना, ये बैकग्राउंड है, ये सारी की सारी ऑलरेडी बनी हुई स्टोरी है। ठीक है, ये सारी स्टोरी जो रीडर्स हैं, या जो आप ये कह सकते हैं कि जो उस टाइम पीरियड में ऑडियंस थे, वो सारे उनको सबको पता था ये सब पहले हो चुका है। तो स्टोरी तो यहाँ से स्टार्ट होती है कि प्लेग मौजूद है सिटी के अंदर, सिटी ऑफ थेब्स में। और जो अवाम है, पब्लिक है, वो सारी की सारी किंग के घर के सामने जमा हुए हैं। बूढ़े जो बुजुर्ग हैं सारे, बड़े छोटे, बच्चे औरतें सब मौजूद हैं वहां पर, और वो वहां पर तमन्नाएं कर रहे हैं, आरजुएं कर रहे हैं, रो पीट रहे हैं कि किंग हमारी मदद करो, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये चीज ये वहां से स्टार्ट हुई थी, पीछे सारा हो चुका था। ये इसका बचपना सबको, यानी कि अब तो हमें यानी कि करीब करीब बुढ़ापे के दिखाया जा रहा था। जो जोकास्टा है वो काफी बूढ़ी हो चुकी है, और जो किंग है खुद इडिपस, वो अभी करीब करीब है बुढ़ापे के। बच्चे इनके जवान है, तीन चार बच्चे हैं, तीन बेटियां हैं। और इस तरह से ये इनकी यानी कि हैप्पी लाइफ थी एक। तो हैप्पी लाइफ के बाद से दोबारा फेट इसके सामने आई है यहाँ पर। तो हेस्टीनेस, इडिपस विक्टिम ऑफ फेट, और जो उसके पास्ट एक्शंस थे, ये सारा कुछ आपको जो बता रही हूँ कि उसने अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास रहते हुए उसने ओरेकल्स किसके साथ कंसल्ट किया, ये पास्ट एक्शंस थे सारे। फिर वहां से भागा, वहां से आकर ये थीब्स के जो आउटसाइड पर जो थ्री क्रॉस रोड था एक, ठीक है, थ्री वेज निकलते थे, वहां पर ये अपने फादर लॉयस से मिलता है। ही डोंट नो हु दे आर, वो कहता है कि, और वहां पर इसका झगड़ा किस बात पर होता है कि जनाब आप बादशाह आ रहे हैं, तो बादशाह जब आ रहा होता है तो सब के सब लोग रास्ता छोड़ देते हैं। यानी अगर उस रास्ते पर कोई आ भी रहा होता है तो वो वापस कर लेता है अपना रास्ता, मुड़ जाता है वो, या फिर रुक जाता है। ये नहीं रुका, इसने कहा कि मैं तो जाऊंगा भाई। और वहां पर इसने सबको मार शार के सबको, और जो लायस को भी मारा। और एक जो उनमें से था, जो किंग के साथ था, वो वहां से भाग गया था, बच गया था एक जिंदा। तो उस जिंदा को फिर इसने बुलाया था कि इसको पता चला कि वो उनमें से एक बंदा जिंदा है, तो इसने कहा उसको बुलाओ। उसको जब बुलाया और उसने फिर आकर बताया कि दैट वाज अ किंग लॉयस, ही वाज योर फादर, ये तुम्हारा बाप था। और फिर जब यहाँ पर ट्रुथ की डिस्कवरी होती है, और फिर ये सब चीजें जो है ना इसको रियलाइज होती हैं, और फिर जो जोकास्टा है वो अंदर जाकर अपनी आइज जो है ब्राउच से, सॉरी, जो जोकास्टा है वो फंदा ले लेती है, और इसी के ब्राउच से अंदर जाकर अपनी आंखों को गौज कर लेता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हेस्टीनेस है ना, ये भी इसकी एक कॉज बनी। ये इसकी फ्री विल थी, गॉड ने इसको फ्री विल दी हुई थी, तो हेस्टीनेस इसको नहीं करनी चाहिए थी। हर काम में जल्दी 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 कर रहा था। और कर्स, कर्स इज द मर्डर। कर्स जब ये करता है मर्डरर को, एक्चुअली ही इज कर्सिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को कर्स कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जब वो कहता है कि ये पिछली जो वीडियो है उसमें आपको ये सारी लाइंस बताई हुई हैं कि जनाब आप
मैं जो हूँ ना, ऐसे क्या बात करता है कि मैंने अ, मैं जो मर्डरर के पीछे जा रहा हूँ, और चाहे वो मेरे घर के अंदर ही परवरिश क्यों ना पा रहा हो, तो मैं जो है उसके साथ ये करूँगा, ये सब, ये दिस इज़ द पेनल्टी। ठीक है? ये जो है पेनल्टी, आपने यानी सुन लिया, अब ये ऐसा ही होगा, तो मैं उसको नहीं छोड़ूँगा। और दूसरी वो ये बात कहते हैं कि अ, मैं किंग को जो है ना, किंग का मर्डरर तलाश करते-करते मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। आयरॉनिकली क्या होता है कि वो अपने आप को खराबी की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो ये जो है ना, मेन चीज़ थी। फिर दूसरी, ग्रीक ड्रामा जो है आपको सारा डिस्क्राइब किया है पिछली वीडियो में, लाज़मी देखिएगा। उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो ग्रीक ड्रामा होता है, वो एक ट्रेजिक फिगर पर बेस होता है, सम काइंड ऑफ फ्लॉ एंड एरर ऑफ जजमेंट होता है उसके अंदर, ब्रॉट द कैरेक्टर डाउन टू अ ह्यूमन लेवल। ठीक है? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन जो कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है या जो हीरो होता है, वो क्या होता है, डाउन टू अ ह्यूमन लेवल, इंसानियत के दर्जे से भी नीचे उतर आता है। अब ये चीज जब सोच कर इंसान की अपनी मदर से एक बेटे ने शादी कर ली है, तो ये एक बड़ी ही अजीब बात है कि इंसानियत के दर्जे से भी नीचे बात लगती है ये। ठीक है? जानवरों में तो ये चीज हो सकता है कॉमन हो, लेकिन हम जैसे ह्यूमन बीइंग तो ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल। ठीक है जी? यानी प्राइड होता है उसके अंदर, इग्नोरेंस, इंसोलेंस एंड डिसबिलीफ इन दी गॉड्स। ठीक है? ये भी बड़ी कॉमन चीज है कि डिसबिलीफ इन दी गॉड्स पर वो बिलीव नहीं कर रहा था, एंड अनरिलेंटिंग क्वेस्ट फॉर द ट्रुथ। ठीक है? यानी पगलों की तरह एक सच को जानने की तलाश करते रहना, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटेड टू हिज डिस्ट्रक्शन। और उसने अल्टीमेटली क्या किया, अपनी डिस्ट्रक्शन को खुद ही अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया, आ बैल मुझे मार। तो Oedipus accepts the full burden of his acts, and act of destruction was caused by free will, not caused of his tragic fate। अपनी ट्रेजिक फेट की वजह से नहीं, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी फ्री विल की वजह से ज्यादा उसकी डिस्ट्रक्शन आई है। और फिर हम एक चीज और यहाँ पर देखते हैं, जैसे जिस तरह यानी अब फ्री विल उसके पास किस तरह थी, उसको नहीं भागना चाहिए था कोरियन से, वहां रुकना चाहिए था, फिर भी वो ओरेकल उसके पास गया, फिर भी उसके बावजूद वो वहां से भागा, फिर उसके बावजूद वो वहां से आया, और एक जब वो बूढ़ी औरत से शादी, जब उसके सामने एक बूढ़ा इंसान खड़ा है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर रुकना चाहिए था, उसको हेस्टीनेस नहीं दिखानी चाहिए थी, या फिर अपने गुस्से को से कंट्रोल में रखना चाहिए था कि जनाब एक बूढ़ा आदमी है, ये प्रिडिक्शन हो चुकी है, प्रोफेसी मिल चुकी है कि जनाब तुम अपने बाप को मारोगे, तो एक बूढ़ा इंसान उसका बाप भी तो हो सकता है। और एक जब बूढ़ी औरत से शादी जब वो कर रहा है, ठीक है, बहुत यंग नहीं थी उस वक्त जो कास्ता भी, उस एज में बड़ी ही थी, तो उसको चाहिए था कि वो इस चीज को कंट्रोल करता कि ही शुड नॉट मैरी विद एन ओल्ड विमेन। ठीक है? ही शुड नॉट मर्डर और किल एनी ओल्ड मैन। तो ये चीजें जब उसको ऑलरेडी पता थी, तो ये उसकी फ्री विल थी, नॉट ट्रेजिक फेट। इडिपस इन लास्ट सीन में जब वो अब यहाँ पर जो ट्रेजिक फेट की बात आती है, तो वहां पर जो कोरस है ना, वो उसका सॉरो ऑफ लाइफ सिंग करता है, ट्रेजिक फेट बताता है कि जनाब इस तरह से कि एक कैसे मोस्ट ऑनर्ड पर्सन लाइक इडिपस इज सब्जेक्टेड टू डेथ, यानी या डिस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, डेथ तो नहीं हुई थी, डिस्ट्रक्शन हुई थी। और जो एंड स्टोरी का वो इस तरह से होता है कि इडिपस जब गॉज करता है, अपनी आईज को ब्लाइंड कर लेता है अपने आप को, तो इडिपस ये कहता है कि अपोलो, अपोलो, डियर चिल्ड्रन, द गॉड वाज अपोलो, ही ब्रॉट माय सिक फेट अपॉन मी, बट द ब्लाइंडिंग हैंड वाज माय ओन। मेरे अपने हाथ थे जिन्होंने अपने आप को, एंड हाउ कुड आई बियर टू सी व्हेन, जब यानी आगे वो ये कहता है कि जब मैंने जो है हर चीज को खुद ही अपने हाथों से बुराई में बदल दिया। तो ये फिर लास्ट सीन में जब आकर वो अपने एक्ट्स का खुद ही बर्डन सारे का सारा उठाता है, और ये बात कहता है, अपनी डिस्ट्रक्शन का खुद ही कॉज बनता है ना, कि ये जो है लाइंस हैं, ये सारी जो लास्ट में है, ये लाइंस हैं कि चाइल्ड ऑफ एविल, ये
इसमें आएंगी, इन्वर्टेड कॉमास में आएंगी ये, ठीक है। चाइल्ड ऑफ, ये छोटी छोटी चीजें आप, जो टेक्स्ट की लाइंस हैं ये आप बोल्ड करके मार्कर से लिखेंगे, ब्लू मार्कर से पेपर के अंदर। ये चीजें बड़ी खूबसूरती लाती हैं और एक गुड इम्प्रेशन देती हैं आपके चेकर के सामने। चाइल्ड ऑफ एविल, नेक्स्ट लाइन है व्हाट हैज गॉड डन टू मी, ठीक है। यहाँ पर ये शिकवा कर रहा है, फिर आखिर में कहता है कि हेल ऑफ इडिपस, जब अपनी आइज को गौज कर कर बाहर निकलता है ना, और फिर क्रेयॉन से ये कहता है कि जनाब मेरी बेटियों को ऐसे कर देना वैसे कर देना, इनका ख्याल रखना, और उनमें से एक जो बेटी है वो उसके साथ आई थिंक से चली जाती है कि मुझे इसी तरह यानी ऐसे रूल रूल कर ही मुझे मरने दो, मेरी मेरी यही किस्मत है और मुझे ऐसा ही होना चाहिए कि यानी मैंने एक बड़ा ही गिल्टी काम किया है, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग यानी इंसल्टिंग मैंने काम किया, बहुत ही बुरा, यानी मुझे इसी तरह छोड़ दो, जंगलों में मैं घूम फिर के मुझे कोई ना कोई खा पी लेगा इस तरह। हेल ऑफ इडिपस, ठीक है। अपने आप को चाइल्ड ऑफ एविल कहता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो ये लास्ट सीन जो है इसका, तो बड़े अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा अपने टेक्स्ट को सामने रखते हुए। गॉड ने मेरे साथ क्या किया, हेल ऑफ इडिपस, ठीक है, जहन्नम थी ये, इडिपस की एक हैप्पी लाइफ नहीं थी। होम द गॉड हेट्स, जिससे अल्लाह ने, खुदा ने भी जो है नफरत ही की है। तो ये है जनाब इसका लास्ट सीन है। और इस तरह से यही फ्री विल वाज फेट है, ये दोनों मैंने एक ही वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं ताकि आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाए। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को साथ लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर न्यू आने वाला लेक्चर आपको टाइम पर मिल सके। आपके कोई भी किसी भी किस्म की सजेशन है या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में लाजमी 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 कमेंट कीजिएगा। इससे पता चलता है कि मेरा वर्क कितना अच्छा जा रहा है और आपको कितनी समझ आ रही है। तो कोई ना कोई कमेंट लाजमी कमेंट बॉक्स में दे दिया कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।